Welcome guys, welcome to EduHome Tax once again. So today we will talk about computation of capital gain. We will see कि capital gain tax कैसे निकालते हैं, short term और long term both ways. Okay, so let's start. So before starting, we all know कि जब भी हम कोई टैक्स पे करते हैं तो टैक्स हमेशा प्रॉफिट पे किया जाता है, नेट प्रॉफिट पे. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो हमने कोई 100 रुपए का आइटम सेल किया है, ठीक है, तो हमको 100 रुपए पे टैक्स देना नहीं पड़ता है. हम उस 100 रुपए में से उसका कॉस्ट माइनस करते हैं. मान लीजिए हमने कोई आइटम 50 रुपए में खरीदा था, उसको हमने 100 में बेचा, तो हम उसमें से 50 माइनस करते हैं और जो नेट 50 रुपीज होता है उस पर हमको टैक्स देना पड़ता है. सेम इज द केस विद द कैपिटल गेन. कैपिटल गेन में भी ऐसे ही होता है. आप जितने प्राइस पे कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं उसमें से हम कॉस्ट माइनस करते हैं, और कॉस्ट कौन कौन सा माइनस करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे. सो फर्स्ट पार्ट जो हमें देखना है वो है ये. तो आपको निकालना होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और अक्रूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर. कि अगर आपने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया है तो उसके लिए आपको कितना कंसिडरेशन मिला है वो आपको कैलकुलेट करना होगा. इसमें आपके पास में कैश आया या नहीं आया वो इम्पोर्टेंट नहीं है. अगर आपने सेल कर दिया है और कैश आपको अगले साल मिला है तो भी आपको जिस साल में आपने सेल किया है उसी साल आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना होगा. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. ये हो गया पार्ट वन. फुल वैल्यू को हम लोग सेल वैल्यू भी बोल सकते हैं, ट्रांसफर वैल्यू भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो सेल वैल्यू आ गया. अब सबसे पहले कौन सा कॉस्ट माइनस करेंगे, सबसे पहले हम वो कॉस्ट माइनस करेंगे जिसको हमें देना पड़ा ट्रांसफर से रिलेटेड. मतलब मान लीजिए आपको कोई बिल्डिंग एक बेचनी पड़ी, उसको बेचने के लिए आपने एक ब्रोकर को हायर किया. उस ब्रोकर ने आपके लिए कस्टमर ढूंढा और आपका ये सेल एग्जीक्यूट कराया, तो उस ब्रोकर को आपने कुछ कमीशन दिया, तो वो कमीशन जो है उसको बोलते हैं सेल रिलेटेड एक्सपेंडिचर. सो ये हो गया नंबर टू. सो आपको सेकंड निकालना है क्या, एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर. सो उस ट्रांसफर से रिलेटेड, उस सेल से रिलेटेड आपको अगर कोई खर्चा करना पड़ा तो आपको वो कॉस्ट माइनस कर देना है. तो इससे आपका क्या आ जाएगा, नेट सेल कंसिडरेशन. ठीक है, तो ये हो गया नेट सेल कंसिडरेशन. अब उसमें से और दो खर्चे माइनस करने को मिलता है. कौन से वो दो खर्चे हैं, एक तो सिंपल है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. मतलब आपने जो कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया उसको आपने कितना में खरीदा था, ऑब्वियस है वो तो माइनस होगा ही. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने उस कैपिटल एसेट को और अच्छा करने के लिए कुछ उस पर अगर खर्चा किया था, जैसे बिल्डिंग है उस पर अगर आपने कलर वगैरह करवाया था, कोई बिल्डिंग में आपने कुछ रिपेयरिंग वगैरह कराया, तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, नंबर फोर, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो भी आप माइनस कर लीजिए. तो इससे ये हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. आई होप दिस इज क्लियर. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऐसे निकाला जाता है. एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर एक्स परचेज्ड अ बिल्डिंग 1 जून 2020. सो 1 जून 2020 को मिस्टर एक्स ने बिल्डिंग खरीदा. कितने में खरीदा, फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ 10 lakhs. सो 10 lakhs रुपीज में एक बिल्डिंग खरीदा मिस्टर एक्स ने. नेक्स्ट पॉइंट, he incurred 1 lakh on improvement on 1st August 2020. 2020 में 2 महीने बाद उसने उस पर इम्प्रूवमेंट किया, 1 लाख रुपए का उसमें खर्च आया. ठीक है, मिस्टर एक्स ने बिल्डिंग को सेल कर दिया 20 lakhs में 1 मई 2022 को. 2022 को उसने वो बिल्डिंग बेच दिया. उसमें उसका बेचने के टाइम पे 50,000 रुपया खर्चा करना पड़ा ट्रांसफर पे. कंप्यूट कैपिटल गेन. ओके, सो बिफोर कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन सबसे पहले आपको ये पता करना है कि मैं जो एसेट बेच रहा हूँ वो कैपिटल एसेट है कि नहीं. तो मैंने यहाँ पे क्या बेची है, बिल्डिंग, जो कि एक कैपिटल एसेट माना जाता है. ठीक है, तो पता चल गया कि बिल्डिंग हमने बेचा है जो कि एक कैपिटल एसेट है, तो हमें कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा. बट हमें शॉर्ट टर्म करना है या लॉन्ग टर्म वो डिसाइड करना है. और बिल्डिंग के केस में हमें पता है क्या, कि अगर 24 महीने तक बिल्डिंग हम होल्ड करके रखते हैं और 24 महीने के अंदर अंदर ही बेच देते हैं तो शॉर्ट टर्म होता है. और 24 महीने से ज़्यादा
प्रॉपर्टी को 24 महीने रख के उसके बाद बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो सबसे पहले आपको ये निकालना है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग, POH जिसको हम बोलते हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब एसेट को खरीदने से लेके बेचने तक का पीरियड कितना है। तो कब खरीदा था हमने, 1 जून 2020 को खरीदा था, और कब हमने बेच दिया, 1 अगस्त 2020 को, नहीं सॉरी, बेचा है हमने 1 मई 2022 को। तो उससे जस्ट पहले वाला दिन कौन सा होता है, 1 मई से पहले 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल हो गया ये। तो 1 जून से लेके 30 अप्रैल 2022 तक अगर हम कैलकुलेट करें तो होता है 2 साल से कम, लेस देन 2 ईयर्स, मतलब 24 मंथ से कम का पीरियड ऑफ होल्डिंग है। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर यही 24 महीने से ज्यादा हो जाता तो हमें लॉन्ग टर्म कैलकुलेट करना पड़ता। आइए, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ओके। नाउ लेट अस कैलकुलेट, वेरी सिंपल। पहले हमको देखना है सेल वैल्यू, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था कि हमने ये प्रॉपर्टी 1 मई को 20 लाख रुपए में बेच दी, तो हमने 20 लाख रुपए रिकॉर्ड कर लिया। उसको बेचने के लिए हमें कमीशन देना पड़ा 50,000, तो हमें 50,000 माइनस कर दिया, तो हमें नेट सेल कंसिडरेशन मिल गया 19,50,000। तो नेट में हमें 19,50,000 मिल गया। अब उसमें से दो कॉस्ट माइनस करना है। एक, हमने प्रॉपर्टी कितना में खरीदा था, प्रॉपर्टी हमने खरीदा था 10 लाख रुपए में, तो वो माइनस कर देंगे। और हमने प्रॉपर्टी पे कुछ खर्च किया था, इंप्रूवमेंट किया था 1 लाख रुपए का, तो वो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 3 कॉस्ट माइनस हो गया। तो 19,50,000 में 10 लाख और 1 लाख माइनस करने से 8,50,000 आता है, उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आई होप दिस इज क्लियर। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस तरीके से हम निकाल लेंगे। आप भी कैलकुलेटर लेके चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन यहाँ पे। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिस्कशन पे कि ये तो कैलकुलेट हो गया, बट मान लीजिए अगर 24 महीने से ज्यादा हो जाता तो हमें लॉन्ग टर्म कैलकुलेट करना पड़ता। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करते हैं, दोनों मेथड सेम है। इसमें भी हमें सेल वैल्यू निकालना है, माइनस उसमें से क्या कर देंगे, 3 तरीके के खर्चे, ओके। बट द ओनली डिफरेंस इज कि जब हम कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमको इंडेक्स कॉस्ट माइनस करना है। हमें नॉर्मल कॉस्ट माइनस नहीं करना है, हमें इंडेक्स कॉस्ट माइनस करना है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट क्या होता है, इंडेक्स कॉस्ट का मतलब होता है कि जब आपने एसेट खरीदा था और जब आप एसेट बेचते हो उसके दौरान मार्केट वैल्यू तो जो है और महंगाई जो है वो बढ़ती है। तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर मैंने 10 साल पहले कोई एसेट 1 लाख रुपए में खरीदा था और 10 साल बाद जब मैं उसको बेचूंगा तो उसका जो एक्विजिशन वैल्यू है, मतलब अगर 10 साल बाद देखें तो उसका वैल्यू तो बढ़ जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि आपने कोई एसेट को 10 लाख में बेचा और वो एसेट जब आपने खरीदा था 10 साल पहले खरीदा था, तो 10 साल पहले तो वैल्यू बहुत कम होगी। मान लीजिए 1 लाख उसकी वैल्यू थी, तो आपका कैपिटल गेन होगा 9 लाख। तो ये तो बहुत ज्यादा टैक्स हो जाता है, ये तो बहुत ज्यादा। तो वो क्या करते हैं, इस 1 लाख की वैल्यू को उसमें इन्फ्लेशन ऐड कर देते हैं, मतलब महंगाई। तो महंगाई ऐड करने के बाद में ये कुछ आ जाएगा, सपोज कीजिए 6 लाख, तो हमें टैक्स कितना पे देना पड़ेगा, 3 लैक्स। आई होप दिस इज क्लियर। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब होता है दैट वी विल डिस्कस ऑन। सो लेट्स सी कि इंडेक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि गवर्नमेंट हर साल CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का रेट निकालता है, जिसको हम लोग बोलते हैं CII। आप देख रहे होंगे हर साल 2001-2 से चालू होता है और 2001-2 से आप देख रहे होंगे 21-22 तक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। जैसे अभी 22-23 का भी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आ गया है 331। ठीक है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं, हम अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मल्टीप्लाई करते हैं CII ऑफ द ईयर ऑफ सेल। जिस साल हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है उस साल के CII से मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को डिवाइड करते हैं किससे, CII ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। जिस साल हमने एसेट को पहली बार हेल्ड किया या एक्वायर किया, या जिस साल हमने प्रॉपर्टी को इम्प्रूव किया,
उस साल का CII। और क्योंकि हमें पता है कि CII 2001-2 से ही अवेलेबल है, उससे पहले नहीं। तो अगर 2001-2 से पहले अगर आपने कोई एसेट खरीदा था तो हमको 2001-2 का जो इन्फ्लेशन जो CII है वही लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझते हैं। सिंपल देखिए, बहुत इजी है। मान लीजिए आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 1 लाख, आपने कोई प्रॉपर्टी 1 लाख में खरीदी और 2003-4 में, और उसको बेचा कब, 2010-11 में। तो करीब करीब 6-7 साल बाद आपने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। अब हम सिर्फ यहाँ पे चेक करेंगे कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलता है। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का तरीका है कि कॉस्ट को पहले मल्टीप्लाई करो उस साल के CII से जिस साल में आपने बेचा। जैसे आपने ये प्रॉपर्टी बेचा 2010-11, तो 2010-11 का यहाँ पे देख लीजिए कितना है, 167 CII। तो 167 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए CII ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, जिस साल आपने अक्वायर किया था, मतलब 2003-4 में अक्वायर किया। तो 2003-4 का यहाँ पे CII देख लीजिए 109, तो 109 से डिवाइड कर दीजिए। कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट कीजिए 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 167 डिवाइड बाई 109, तो आ जाएगा 1,53,211। तो इन्फ्लेशन के वजह से जो वैल्यू 1 लाख थी, अब वो वैल्यू हो गई 1,53,211। आई होप इंडेक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर CII जो है वो 2001-2 से अवेलेबल है, 2001-2 से, बट अगर मैंने प्रॉपर्टी पहले ही खरीद के रखी है तो हम किस शेयर का CII लेंगे, तो हम 2001-2 का CII ले लेंगे। मान लीजिए 1990 में आपने कोई कॉस्ट खरीदा, तो CII कौन से साल के लेंगे, 2001-2 का। एक चीज और है, अगर 2001-2 से पहले अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है तो आपके पास में कॉस्ट जो है उसका एक ऑप्शन है क्या, कि आपका जो भी कॉस्ट लगा है वो, या 2001-2 को जो मार्केट वैल्यू थी उसमें से जो भी हायर है वो कॉस्ट आप ले सकते हैं। मतलब कि एसेट अगर आपने 1/4/2001 के पहले अगर अक्वायर किया है तो हम हायर ऑफ द टू, मतलब हायर ऑफ द टू को हम कंसीडर कर सकते हैं। एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001, 1/4/2001 को जो फेयर वैल्यू है उसको, वो उन दोनों में से जो हाई वैल्यू होगा उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझ में आएगा, लेट अस सी। ये एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपने कोई एसेट खरीदा 89,000 में, 1999-2000, ठीक है, 1999-2000, और उसको सेल किया 2010-11 में। अब जैसे कि हमने कहा था कि अगर 1/4/2001 के पहले अगर कोई आपने एसेट खरीदा है तो कॉस्ट जो होगा वो होगा हायर ऑफ द टू, या एक्चुअल कॉस्ट कितना है 89,000, या फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001, 1 लाख। तो विच एवर इज हायर, कौन सा है जो बड़ा अमाउंट, कौन सा, 1 लाख, तो हम 1 लाख कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो विच एवर इज हायर कंसिडर कर लेंगे। अब आता है उसका इंडेक्स कॉस्ट कैसे निकाले, तो उसको पहले उस ईयर के CII से मल्टीप्लाई करो जिस साल में बेचा, 2010-11 में बेचा, 10-11 का CII है 167, मल्टीप्लाई कर दिया, और डिवाइड करेंगे किस साल के CII से, जिस साल हमने अक्वायर किया। तो अक्वायर तो हमने 1999-2000 को किया, उस साल का CII तो है ही नहीं, CII तो 2001-2 से चालू होता है, तो हम 2001-2 के CII को ले लेंगे, डिवाइड बाई 100, तो आ जाएगा 1,67,000। आप खुद भी ये कैलकुलेट कीजिए सामने, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, सिंपल। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्लियर हो गया। अब हम एक प्रॉपर एग्जांपल देखते हैं जिससे कि पूरा कैलकुलेशन हमें क्लियर हो जाएगा। सेम एग्जांपल है, मिस्टर एक्स ने एक बिल्डिंग खरीदी 1 जून 2017 को 10 लाख रुपए में। उसने 1 लाख रुपया इंप्रूवमेंट पे खर्च किया 2 महीने बाद, और उसने उस बिल्डिंग को, मिस्टर एक्स सेल्स द बिल्डिंग फॉर 20 lakhs ऑन 1 May 2001। एक्सपेंडिचर लगा 50,000, कंप्यूट कैपिटल गेन। तो बिल्डिंग बेचा है जो कि एक कैपिटल एसेट है। अब देखना है कि बिल्डिंग कितना देर तक आपने होल्ड किया, पीरियड ऑफ होल्डिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालना, जब खरीदा और जब बेचा उसके बीच का पीरियड। तो 1 जून 2017 को खरीदा और 30 अप्रैल 2021, मतलब 1 मई 2021 को बेचा था, उससे एक दिन पहले 30 अप्रैल 2021 तक का टाइम निकाल लो।
तो कितना होगा, 2017 है, 2018, 19, 20, तो 24 मंथ से ज्यादा हो गया, 24 महीने से ज्यादा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म। अच्छा, मैं 24 महीने क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर्स के केस में 24 महीना देखा जाता है। अगर ये बिल्डिंग नहीं होता, कोई जनरल कोई और एसेट होता, तो मैं 36 मंथ्स देखता। 36 मंथ तक शॉर्ट टर्म होता है, 36 मंथ के ऊपर लॉन्ग टर्म होता है। इक्विटी शेयर्स वगैरह के केस में 12 महीने तक शॉर्ट टर्म होता है, 12 महीने के ऊपर लॉन्ग टर्म होता है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 24 महीने तक शॉर्ट टर्म माना जाता है। तो हमारा यहाँ पे तो 24 महीने से ज्यादा है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और हमें पता है कि जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो हमें इंडेक्स कॉस्ट चाहिए होगा, हमें नॉर्मल कॉस्ट नहीं चाहिए। नॉर्मल कॉस्ट हमें पता है 10 लाख, अगर ये शॉर्ट टर्म होता तो हम 10 लाख माइनस कर देते, बट हमें तो यहाँ पे चाहिए इंडेक्स कॉस्ट, तो इंडेक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट कितना है मेरा, 10 लाख रुपया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किस साल के सीआईआई से, जिस साल में हमने बेचा। तो हमने 2001 मई 2001 में बेचा, मतलब 21 में बेचा, तो 2021-22 का सीआईआई क्या है, 317, तो 317 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अब उसको डिवाइड करेंगे किससे, उस साल के सीआईआई जिस साल में हमने खरीदा था। तो खरीदा था हमने 2017 में, मतलब 17-18 का सीआईआई। तो 17-18 का सीआईआई कौन सा है, 272, तो 272 से डिवाइड कर दिया, तो आप कैलकुलेट कीजिए खुद भी, 11,65,441 आ जाएगा। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालते हैं, तो इम्प्रूवमेंट हमने कितने का किया है, 1 लाख रुपए का इम्प्रूवमेंट किया है। तो 1 लाख को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जिस साल हमने बेचा। तो बेचा हमने 2021 को है, तो 21/22 का सीआईआई से मल्टीप्लाई किया, और डिवाइड किससे करेंगे, जब हमने इम्प्रूवमेंट किया, इम्प्रूवमेंट हमने किया था 2017-18 में, तो 17-18 का सीआईआई कितना है, 272, तो ये आ जाएगा 1,16,544, आप भी कैलकुलेट कीजिए। तो इंडेक्स कॉस्ट आ गया। अब वेरी इजी, हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले सेल वैल्यू कितने में ट्रांसफर किया हमने, 20 लाख रुपए में, उसमें से 50,000 का हमने कमीशन दिया, तो बच गया कितना, 19,50,000 रुपया। उसमें से 2 माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये हमने पिछले स्लाइड में कैलकुलेट कर लिया था। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ जाएगा, 6,68,014, 6,68,014। आई होप दिस इज क्लियर। तो नेट सेल 19 लाख में से ये दोनों माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 6,68,014। So I hope this long-term capital gain calculation is fine. So here we complete income capital gain computation. We have seen short term कैसे और long term capital gain कैसे compute हो रहा है. If you have doubt, please do write me in the comment box. Thank you.